मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस पर? जी हाँ, जो भारतीय संविधान में एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लोकतंत्र का एक रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा क्या कि भैया, लोकतंत्र के चार ही रक्षक हैं, अगर ये चारों मजबूती से आ जाएं तो जो संविधान में लोकतंत्र की बात की जाती है देश के अंदर, वह आसानी से स्थापित हो सकता है और लोकतंत्र में जो जनता है उसके अधिकारों का कभी भी हनन नहीं हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई देता है, वह किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक है, कौन से भाग में दिया गया है और कौन कौन सी है महत्वपूर्ण बातें, आज इन समस्त बातों पर हम एक एक चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे मैं आज आपका बता देता हूँ, बहुत बड़ा दौर चल रहा है जो क्रैश कोर्स का। मैंने पेपर का एनालिसिस किया, समस्त पेपर जो अभी तक आए हुए हैं, वहाँ पर मैंने क्या पाया पता है आपको? मैंने वहाँ पर ये पाया दोस्तों कि जो आपका एक डर है, उस डर को निकाल दीजिए। मेरे सब्जेक्ट से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा दिक्कत होगी संवैधानिक भाषाओं को लेकर के, जो मतलब शब्द दिए हुए हैं संविधान में नहीं। जी हाँ दोस्तों, उनको लेकर के। बाकी बहुत ही समझ के फेर के अनुसार क्या होते हैं दोस्तों, प्रश्न आपके आते हैं। क्या प्रश्न आपके आते हैं, आप उठा कर के देख लीजिएगा। हर एक पार्ट से आपके समस्त प्रश्न आएंगे, कोई भी नहीं। बस आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से बातें की जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिलेबस देखते ही नहीं हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं या बहुत पीछे रह जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नो डाउट दोस्तों, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, ये मेरा वादा है। और मैंने अपने सब्जेक्ट में वादा कर लिया है कि आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी, कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए अपने आप को मजबूती से लाइए, अच्छे से लाइए। क्योंकि ये जो यूपीएसआई का क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, वह बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से मैंने बनाया है। अब मैंने पिछले पेपर का जब एनालिसिस किया तो मैंने बता दूं दोस्तों, इतने आसान प्रश्न आए हुए हैं। जी हाँ, एक दो प्रश्न मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो इधर उधर आपके हट करके आए होंगे, वो भी करंट से लेकर के नहीं, जो आप नहीं बता सकते हैं। क्या ऐसा? तो करंट अगर आप पढ़ाए हैं, मतलब देखा है, तो हर एक प्रश्न आप जी हाँ पॉलिटी के सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। बाकी नहीं विश्वास है तो जो मैं पढ़ाया हूँ उसको पूरा खोल लीजिए और पेपर को उठा लीजिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा पॉलिटी आपके सामने है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे क्वेश्चन रहेगा नहीं मूल विधि का, तो सोचेंगे कि नहीं ये क्या है कि भैया ये भी पॉलिटी का ही है, वो समझ ही नहीं पाते हैं धारा ओरा को लेकर के। तो दोस्तों, वो इस तरह के प्रश्न आपके मूल विधि से हैं और मूल विधि को नितिन सर ने पढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, उनको देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं निर्वाचन आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर। निर्वाचन आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं भैया इलेक्शन कमीशन।
ठीक, इलेक्शन कमीशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर संविधान का कोई रक्षक है, संविधान का कोई रक्षक है, तो वह रक्षक कौन है भाई? वह रक्षक हैं आपके चार। तो लोकतंत्र में जो रक्षक हैं, स्तंभ हैं, वो चार स्तंभ हैं आपके। ठीक है, चार स्तंभ हैं। आइए देखते हैं ये चार स्तंभ कौन कौन से हैं। तो ये चार स्तंभ आपका नंबर 1 हमने बता ही दिया है कि सबसे बड़ा जो रक्षक होता है वह होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का, जी हाँ दोस्तों, अंतिम व्याख्यादाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से बातें की है। आप पीछे अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन है दोस्तों? CAG, बहुत बड़ा पद होता है दोस्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने आप में इतना बड़ा पद है जिसकी कोई चर्चा नहीं की जा सकती दोस्तों। सरकार को चाहे तो दोस्तों इस तरह जो सरकार धन खर्च करती है ना, अगर उसका सही सही ब्यौरा सब कुछ दे दे ये, तो एक बहुत बड़ा उजागर हो सकता है। ठीक है ना, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, आप समझ सकते हो, अगर ये बंदा चाह ले तो। अब भ्रष्टाचार करने वालों को थू थू कर सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अगला क्या है दोस्तों? आज जो पढ़ने जा रहे हैं, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अगर ईमानदारी से, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करा ले जाए तो समझो लोकतंत्र का कभी भी हनन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा कई बार आरोप लगा है निर्वाचन आयोग पर, कभी, जी हाँ दोस्तों, पता चला बूथ का बूथ ही गायब हो गया, कभी कभी पता चला कि पेटी का पेटी ही गायब करके दूसरी पेटी रख दिया जाता है। तो इस तरह दोस्तों कई बार नज़र आता है आपको दिखाई देने में। और चौथा क्या है दोस्तों? यहाँ से भी देख लीजिएगा, चौथा आप कहानी UPSC है। सबसे बड़ा पदों में जो जनता के बीच में रह करके जनता के अधिकारों को दिला सकता है, तो वो है बंदा। ठीक है ना दोस्तों? अगर आपका, जी हाँ, UPSC लेवल में जो आपके बड़े बड़े अखिल भारतीय सेवा के पद हैं, जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, जो जिलाधिकारी होता है, सोचो जिलाधिकारी के पास क्या पावर है। चाहे तो जो प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जो दबा दबा कर पैसा खाते हैं दोस्तों, पैसा खाते हैं, हाँ, उनको सिर्फ पैसे की भूख होती है, उनका पूरा पर्दाफाश कर सकता है, चिट्ठा निकाल सकता है, लेकिन नहीं, क्यों करेंगे? बातें समझ रहे हैं ना? क्यों करेंगे? इनको भी तो चाहिए, इनके भी तो बीवी बच्चे हैं, इनका भी तो घर परिवार है, इनको नहीं चाहिए क्या? इनको भी चाहिए मर्सिडीज से चले, इनके भी विदेश जाने की बड़ी ख्वाहिशें हैं। यही तो है भ्रष्टाचार। प्रशासनिक अधिकारी जो बहुत बड़े सिंपल दिखते हैं ना, मुझे गुस्सा आती है कभी कभी इन लोगों को पर भी। दोस्तों मैं क्या बताऊं, आज हमारा प्रशासन तंत्र कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है, तभी ये आज देश की स्थिति, आज जो ब्लैक मनी आई है उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार यही है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे अच्छे खासे दोस्त भी हैं, ठीक है, जो आज इस पद पर आसीन है, मेरे पढ़ाए हुए शिष्य भी PCS लेवल में हैं, मैं आज इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, इनकी मंथली इनकम क्या है, इनका ऊपरी इनकम क्या है, अच्छा सब पता है।
और जी हाँ दोस्तों, यूपीएसआई वाले लोगों में भी बहुत बड़े पद हैं, ये रक्षक हैं सब, लेकिन आप क्या बताओ ये भक्षक बन जाते हैं। कई बार तो मैं जब बच्चों से पूछता हूँ बेटा किस उद्देश्य से आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं सर यूपीएसआई बन जाते ना तो 1,00,000-1,50,000 रुपए महीना तो ऊपरी है, बाकी 55 से 60 हज़ार तो सरकार भी दे रही है महीने का। अरे साला, मेरा तो दिमाग चकरा जाता है जब ऐसा सुनता हूँ, लगता है मार करके भगा दूँ। क्या यही उद्देश्य से तुम जॉब पाना चाहते हो? उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम समाज के कल्याण के लिए इस पद को धारण कर रहे हैं और समाज में होने वाली समस्त बुराइयों को, सिंघम बनना है, सिंघम। कौन बच्चा बनता है सिंघम? प्रण करो कि 1 रुपए भी बेईमानी का नहीं खाएंगे। हिम्मत है तो सामने निकल करके आओ, जॉब मिलने के बाद सच्चाई के रास्ते पर चलो। दोस्तों सरकार आपको इतना पैसा देती है कि आपका जीवन यापन हो सकता है, आपके बाल बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं। 60,000 रुपये जी कम नहीं होता है, याद रखिएगा। 2,000 रुपये प्रतिदिन का हिसाब से अगर आप अच्छे से जीवन यापन करेंगे, नो डाउट, क्या फॉर्च्यूनर मर्सिडीज से सब लोग ना चले तो क्या दिक्कत नहीं होगी? हम बाइक से चल रहे हैं, 4 व्हीलर से चल रहे हैं, सामान्य से नहीं, उससे भी तो जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो सब ये सपने हैं ना हमारे, और यही सपना सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि दुख का कारण सिर्फ इच्छा है। हमने इच्छा कर लिया कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, इसीलिए आज हम द्रवित हैं, हम अपने आप में खुश नहीं हैं। कारण यही है। नमक रोटी हो, नमक रोटी में ही खुश रहना चाहिए। घी रोटी हो, घी रोटी में ही खुश रहना चाहिए। पनीर ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं। बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ये हैं आपकी मेरी बातें, अगर बुरा लगी हो तो मैं क्षमा का पात्र हूँ, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। आइए दोस्तों, तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, स्तंभ है सर्वोच्च न्यायालय, सीएजी, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, ये 4 हैं, इनको नोट कर लीजिए। और इससे पहले भी मैंने इनके बारे में बताया था, ठीक है। आइए दोस्तों, आइए निर्वाचन आयोग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी शुरुआत को आगे बढ़ाया जाए। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के भाग 15 में है। भारतीय संविधान के कहाँ है? भाग 15 में है, और अनुच्छेद आपके 324 से लेकर के 329 के मध्य में है, 329 के मध्य में, ठीक है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है। अब निर्वाचन आयोग के लिए जनप्रतिनिधि कानून बना है दोस्तों। 2 कानून बनाए गए हैं, एक बनाया गया है जनप्रतिनिधि कानून 1950 और एक बनाया गया है जनप्रतिनिधि कानून 1951, ठीक है। जन प्रतिनिधि कानून 1951 बनाया गया है और जनप्रतिनिधि कानून 1952 भी है, ठीक है दोस्तों। इनको दोनों को ध्यान देते रहिएगा। मान लीजिए कभी एग्जाम में प्रश्न आ ही जाए कि जनप्रतिनिधि तो कानून क्या है, प्रतिनिधित्व कर लेना दोस्तों, एक तो भी है प्रतिनिधित्व कानून। प्रतिनिधित्व कानून कह लो या फिर अधिनियम कह लो, दोनों है, यही बातें हैं। अधिनियम भी चलता है, ना मिले तो दोस्तों मान लो कानून न दिया रहे, अधिनियम दिया रहे तो गड़बड़ाइएगा नहीं। अब इसी के तहत क्या हुआ है आपको आज पता होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद
के बाद 25 जनवरी 1950 को, स्वतंत्रता के बाद 25 जनवरी 1950 को क्या किया गया भैया, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। इसीलिए 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार लगातार डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1950 को जब हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसी के कारण क्या हुआ है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। किसको? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो नोट करते चलिएगा बेटा। मेरी आशा है कि आप लोग क्या किए होंगे भैया, एक बढ़िया से अच्छी नोट्स तो ज़रूर ही बनाए होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो समझो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। मेरे साथ आप क्या धोखा करेंगे, गुरु के साथ जो धोखा करेगा वह खुद परेशान रहता है। जी हाँ, गुरु से याद रखिएगा, गांव में कहावत है। जी हाँ दोस्तों, गुरु से कपट न मित्र से चोरी। गुरु से कभी कपट ना करो, मित्र से कभी चोरी ना करो। दोनों चीज़ें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब एक एक बातें करते हैं, एक एक बातें करते हैं इसके बारे में। आइए, क्या होता है दोस्तों, 1950 से जब से स्थापित हुआ है, कब से, 25 जनवरी से, 25 जनवरी 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 ईस्वी तक जो यह निर्वाचन आयोग था ना बाबू, निर्वाचन आयोग, वह सिर्फ और सिर्फ एक सदस्यीय था, एक सदस्यीय था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया 1989, तो इसको 3 सदस्यीय बनाया गया। ठीक, 3 सदस्यीय बनाया गया। लेकिन स्टार्ट तो किया गया, जोर भी दिया गया, 1990 में बंद कर दिया गया। ठीक है, 1990 में रोक दिया गया कि नहीं, एक ही सदस्यीय रहने दो, एक ही सदस्यीय रहने दीजिए, याद रखिएगा। लेकिन फिर बात नहीं बनी, और 1993 में फिर इसे 3 सदस्यीय बनाया गया। ये जान लीजिए आप। ठीक है, एक भैया कौन होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, और 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। 2 क्या होंगे, निर्वाचन आयुक्त होंगे। आप जान लीजिए,
और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ कौन होता था? निर्वाचन आयुक्त होते थे। ये पद का नाम क्या था? निर्वाचन आयुक्त। जी हाँ। तो दोस्तों ये था आपका सिलसिला। देखिए, जब कोई शिक्षक क्या होता है ना दोस्तों, बार बार कोई चीज़ें पढ़ाता है, चाहे हम पढ़ाएं चाहे आप पढ़ाएं, तो हमेशा सुधार जारी रहता है, हमेशा सुधार जारी रहता है। जब आप मेरा यूपीएसआई का जो बच्चे बैच लिए होंगे वो देखे होंगे, ये पार्ट मैंने उनको नहीं बताया था, ये वाला। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया था, ये नहीं बताया था। तो कई बार चीज़ें क्या होती हैं, नई नई चीज़ों को लाना पड़ता है बताने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में मैंने एक प्रश्न देखा, तब से मेरा दिल दहल उठा। मेरा दहल क्यों उठा दोस्तों? प्रश्न ये आया कि 61वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? दोस्तों बहुत खतरनाक शब्द था, और वहाँ 1989 भी दिया था, वहाँ 1988 भी दिया था। और ज़्यादातर बच्चे क्या हुए दोस्तों, 1989 लगा करके आए। दोस्तों जो लिखा रहता है ना 61वां संविधान संशोधन 1989, वह 1988 में पारित हुआ था मेरे दोस्त। इसी तरह आपको लिखा रहता है ना 73वां संविधान संशोधन है त्रिपटल कब? तो दोस्तों देखे होंगे पिछले पीसीएस के ही प्रश्न में आया हुआ था ये प्रश्न है, त्रिपटल कब। अब सब लोग सोचते 1992 में आया 73वां संविधान संशोधन, और देखते नहीं हैं, लगा के आंसर चले आते हैं, जो कि 1993 में लागू हुआ था। यही कारण है। अगर प्रश्न ये पूछे कि 73वां संविधान संशोधन सदन से कब पास हुआ, तब 1992 होगा, और पूछे लागू कब हुआ, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1993 में लागू हुआ था 24 अप्रैल को। कारण यही है कि हम लोग बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं और बारीकी पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी तो प्रश्न बन सकता है ना। क्या प्रश्न बन सकता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न ये बन सकता है कि भैया जो हमारा निर्वाचन आयोग है, पहली बार 3 सदस्यीय कब बना था? और देख लीजिए उठा करके पीसीएस में नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आ चुका है, पहली बार 1989 में ही बन चुका था। और हम ढूंढेंगे क्या? 1993। हम ढूंढेंगे क्या? 1993। और 93 अगर दिया होगा तो मार कर चले आएंगे, कहेंगे हम तो क्या करके आ गए, अच्छा करके आ गए मम्मी पापा, हम ठीक किए हैं। और जब देखेंगे आंसर की तो गलत देगा, तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे कहाँ पहुंचेंगे? कहेंगे ये गलत दिया है, सही से प्रश्न बनाया नहीं है। अरे नहीं, प्रश्न उसने सही बनाया है, हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। बस फर्क इतने में बन जाता है दोस्तों। तो पहले सोचो विचारो, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो थोड़ा सा देख लिया करिए इसको भी, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें थी, आपने इनको अच्छी तरीके से जाना। चलिए अब देखिए दोस्तों, इनके नियुक्ति से संबंधित हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन इस पद पर नियुक्त होता है, कौन शपथ दिलाता है, क्या है महत्वपूर्ण बातें, कार्यकाल क्या होता है। इन सारी बातों पर हम लोग एक एक करके मतलब बातें करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो आपके राजनीतिक समानता के अधिकार की मांग हुई थी वह 1931 में ही हो गई थी, ये जानना चाहिए था। और जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग किए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। जी हाँ दोस्तों, जो वयस्क मताधिकार की मांग हुई थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम रोल थी। अभी आगे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, पहली बात तो इनकी नियुक्ति कौन करता है ये देखते हैं ना। नियुक्ति, तो नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है। ध्यान से देखते जाइएगा, राष्ट्रपति द्वारा। क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को
मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर जी हाँ दोस्तों नियुक्त किए जाते हैं। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर यह पद दिया जाता है। ये बातें आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नियुक्ति हो गई राष्ट्रपति के द्वारा, तो शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी तो दिलवाओ मेरे भाई। बिल्कुल दिलवाएंगे यार, क्यों नहीं दिलवाएंगे। तो शपथ जो है यह अनुसूची 3 के तहत लेते हैं, क्योंकि शपथ का उल्लेख तो वहीं दिया है ना। तो अनुसूची 3 के तहत क्या होता है, शपथ लेते हैं और शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। दोस्तों अभी आपको हम बता दें कि नया नया डाटा आया है। जी हाँ, 9 न्यायाधीशों को इकट्ठा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जी नहीं थे दोस्तों। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति स्वयं दिलवा सकते हैं या फिर वह किसी को नियुक्त करके भी दिलवा सकते होंगे। तो देखे होंगे जो NV रमना साहब थे नूतपति, जी हाँ, तो रमना जी ने क्या किया है, शपथ दिलवाया है उनमें। और इसमें 2 डाटा बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2 डाटा क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। पहला ये है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश आ रही हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब पहली बार 4 महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। कितना? 4, ठीक है दोस्तों। और याद रखना, ये गर्व करने वाली बात और भारत के लिए बहुत ज़रूरी जानने वाली बात आपके लिए भी, कि पहली बार यह डाटा निकल के आया है कि अब महिला मुख्य न्यायाधीश आने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी आने वाली हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। और यह कब आएंगी दोस्तों? तो 2017 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेंगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों, मैं कहा मुझे याद आ गया बता दूं, नहीं कहीं बच्चे एग्ज़ाम में ना आ जाए, डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कहीं पर तो समस्या आ जाएगी। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में। राज्यसभा टीवी है, राज्यसभा में एक NDTV भी है, उसमें भी दिखाया गया है दोस्तों। कहीं पर भी डाल के कि देख लीजिएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कौन कैसे कैसे क्या है, 124 अनुच्छेद के तहत सारा चीज़ बताएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर नियुक्ति कौन किया है? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद की सलाह पर शपथ कौन दिलाएंगे भैया? राष्ट्रपति। किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत। किस बात की शपथ लेंगे? तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं से, ठीक है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, नोट करने वाली बातें हैं, इनको भी नोट कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई तो देते हैं लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट पूछ लेता कि निर्वाचन आयोग का जो भैया सदस्य होता है या प्रमुख होता है, निर्वाचन आयोग मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो किस बात की शपथ लेते हैं या फिर वह किसके तहत शपथ लेते हैं? तो दोस्तों अनुसूची 3 के तहत। ये बातें भी आप जान गए होंगे। आगे देखिए दोस्तों, यह अपना त्याग पत्र, ठीक है, त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? त्याग पत्र, तो त्याग पत्र यह राष्ट्रपति को अपना सौंप सकते हैं, ठीक है। कभी भी ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ये नहीं कि त्याग पत्र देने गए हम नहीं लेंगे त्याग पत्र, तुम काहे दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। उनकी इच्छा नहीं है पद पर कार्य करने की, तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अर्थात आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर वह
त्यागपत्र कभी भी दे सकते हैं, कभी भी क्या है, त्यागपत्र दे सकते हैं। तो इसको भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि लगातार आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जानते होंगे आप लोग कि ये बहुत शानदार बातें हैं, ठीक है, बहुत शानदार बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, ठीक है। तो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक है। ये चीज़ें तो मैं कई बार बताया हूँ कि दोस्तों मान लीजिए बच्चों को कोई को पहली बार पढ़ रहे होते, समझ में नहीं आता, तो कई बार सुनने के बाद समझ में आता है। तो ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई 55 साल का है, अब पद धारण करता है, मान लीजिए, तो 6 वर्ष का जब वो पद धारण करेगा तो कितना होगा दोस्तों, 61 वर्ष होगा ना, मतलब वो पूरा 6 वर्ष धारण। लेकिन मान लीजिए कोई कितने वर्ष का है दोस्तों, 62 वर्ष का है, ठीक है। अब वह 6 वर्ष के लिए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब 6 जोड़ोगे तो आप वह पहुँचेगा कितना, 68 वर्ष। लेकिन वहाँ क्या लिख दिया, 65 वर्ष की आयु तक, तो मात्र वह फिर अब 3 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, 6 वर्ष के लिए पद धारण नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों कार्यकाल का उल्लेख दिया है। समझ में आ गई? 65 वर्ष नोट करके साफ साफ लगा दिया जाता है कि भाई 65 वर्ष को भी जानते रहो, ठीक है, 65 वर्ष को भी क्या है, जानते रहो। तो इस तरह आपकी बातें भी समझ में, हमारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। चलिए देखिए दोस्तों, हम जानते हैं आप बहुत बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, लेकिन घबराया ना करिए, ठीक है। यूपीएसआई कोई हवा नहीं है जो खा जाएगा, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट में मैं बोल दिया ना, आपको समस्या नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ये चैलेंज है मेरा, मैं हाँ चिल्ला के कहता हूँ, ठीक है। अगर अच्छे से आपने पढ़ा है और 20 क्वेश्चन आएगा मान लीजिए पॉलिटी से, तो 20 में से आप 19-18 का तो सही आंसर दे ही देंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है। 100% तभी मैं वह चैलेंज करूँगा जब आप क्या है, मॉक टेस्ट अच्छे से करें, प्रैक्टिस सेट अच्छे से करें, यूट्यूब में जहाँ पर भी सेशन चल रहा हो यूपीएसआई का उसको अच्छे से हल कर लें। तो कहने का मतलब हो, इस सब कारणों से अच्छे नंबर बनते हैं, ठीक है। इन सब कारणों से क्या है, अच्छे नंबर बनते हैं, बाकी ऐसे चिंदी चूरी वालों से नहीं बनते हैं ना, याद रखिएगा। यहाँ से भी देख लीजिए। आइए दोस्तों, अब देखिए इनको निकाला कैसे जाता है, निष्कासन। तो निकालते तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन किस आधार पर, तो आप जान लीजिएगा, साबित कदाचार, साबित कदाचार या फिर असमर्थता, ये 2 कारण है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो साबित कदाचार है या फिर असमर्थता है, यहाँ पर जानने की बातें हैं आपको। साबित कदाचार या फिर असमर्थता 2 महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, समझने की बातें हैं। साबित कदाचार या फिर असमर्थता की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये राष्ट्रपति जी साबित कदाचार और असमर्थता सिद्ध कहाँ से होगा, तो आप जानते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को निकाला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को निकाला जाता है, उसी तरह निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निकाला जाता है, सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तहत। अर्थात संसद के 2 सदन हैं, ठीक है,
संसद के 2 सदन है, कौन कौन है भैया? एक लोकसभा है, ठीक है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा। अब देखिए जो लोकसभा है, जो लोकसभा है, ठीक है, अगर यहाँ प्रस्ताव आता है तो 100 सदस्यों के सहमत, और अगर यहाँ प्रस्ताव आता है तो 50 सदस्यों को, यहाँ आएगा तो सभापति को, यहाँ आएगा तो अध्यक्ष के सामने। फिर 3 सदस्यीय समिति गठित होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरे हैं प्रतिष्ठित न्यायविद, कानून के अच्छे जानकार। ये तीनों जांच करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद अगर दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के कहने पर भैया इनको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के कहने पर इनको पद छोड़ना पड़ेगा। क्या यही प्रोसेस निर्वाचन आयुक्तों के साथ भी है? क्या यही प्रोसेस निर्वाचन आयुक्तों के साथ भी है क्या? नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक अच्छा प्रोसेस था, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, वेतन कितनी है इनकी, वेतन देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनकी वेतन है। न्यायाधीश, क्या बात सही है क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर? जी नहीं दोस्तों, इनका अगर सेम टू सेम देखें तो जो कहा जाए तो एकदम सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश वेतन पाते हैं वो क्या होता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त पाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनकी वेतन बनती है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। अब देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कितना पाता है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कितना पाता है? चीफ जस्टिस 2.5 लाख रुपए प्रति माह पाते हैं कि नहीं पाते हैं? जी हाँ दोस्तों, 2.5 लाख रुपए प्रति माह पाते हैं आपके चीफ जस्टिस। तो क्या अतः हाई कोर्ट के मुख्य, हाँ, तो इतना ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी पाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी पाते हैं, याद रखिएगा, इतना ही वेतन। और साथ ही साथ हाई कोर्ट के अदर जो जस्टिस हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के अदर जस्टिस, जी हाँ दोस्तों, आपके अदर जस्टिस, तो कहने का मतलब अदर जस्टिस जो हैं वह कितने पाते हैं? 2,25,000 रुपए क्या होता है? प्रति माह पाते हैं ना। तो उसी तरह जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त पाते हैं। क्या? निर्वाचन आयुक्त, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं दोनों, वह भी इतना ही वेतन पाते हैं। तो यहाँ से भी बातें नोट करने वाली थी, यहाँ से भी बातें नोट करने वाली थी, इनको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी था बताने के लिए आपके लिए। चलें, चलिए दोस्तों, कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार हैं। पहला पॉइंट आपके लिए जरूरी है यहाँ पर, प्रथम निर्वाचन आयुक्त, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे भैया? सुकुमार सेन थे। उस समय निर्वाचन आयुक्त का ही पद चलता था, जो 1950 से लेकर के 1958 तक अपने पद पर थे। दूसरे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, दूसरे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत शानदार बातें हैं, जानने की हैं।
दूसरे जो निर्वाचन आयुक्त थे, दूसरा भी नोट कर लीजिए, आजकल आ रहा है, मुझे अभी ध्यान आ गया, बता दें। दूसरे निर्वाचन जो आयुक्त थे वह आपके कौन थे दोस्तों? के सुंदरम थे। ठीक है दोस्तों, 1958 में बने थे, तो ये जान लीजिए। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त, प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त, कभी कभी लिखा रहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो दोस्तों उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही कह सकते हो, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त का पद बाद में जाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त में, तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त में भी बदल जाएगा, ये कह सकते हो। लेकिन उस समय निर्वाचन आयुक्त का पद चल रहा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिखा रहता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन आयुक्त कौन थी भैया? BS रमा देवी, BS रमा देवी कब बनी थी? 1990 में, थोड़े दिन के लिए। 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत, ओम प्रकाश रावत, याद रखिएगा दोस्तों, ये 22वें नंबर के थे ओम प्रकाश रावत। ये जानना चाहिए आपको, नहीं आप गलत लगा करके चले आए तो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, सॉरी आप तो इनको जानते ही होंगे, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा, ठीक है। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या है भैया? 25-26 में क्या निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, और यही है वर्तमान में जो 24वें नंबर के। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है दोस्तों अगली 2022 में, वह इन्हीं के समय में होगा। 5 राज्यों का चुनाव है इनके अधीनस्थ में, बाकी ये पद से फिर रिटायर हो जाएंगे 2022 में ही। तो इस तरह दोस्तों आपको नहीं जानना चाहिए था। 24वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इनको नोट कर लीजिएगा और जानना चाहिए दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है? आवाज़ जा रही है ना? हाँ, निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान जाएंगे थोड़ा धीरे धीरे। किसका किसका चुनाव कराता है दोस्तों, यह कार्य में आता है, नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव कराता है ये, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का चुनाव कराता है, राज्यसभा का चुनाव कराता है, ठीक है, विधानसभा का चुनाव कराता है, विधानसभा का चुनाव कराता है, विधान परिषद का चुनाव कराता है। इतने चुनाव ये कराता है दोस्तों। स्थानीय स्तर का चुनाव ये नहीं कराता है, जैसे नगर पालिका और पंचायत राज्य का, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 243 के बारे में ना,
इसमें पंचायत राज्य का चुनाव ये कराता है, और पंचायत राज्य का, और ठीक है नगर पालिका का, ये याद रखिएगा। ये नहीं कराता है ये, ठीक है, ये कराता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ से भी बातें थी तो हम लोगों ने बता दिया। ये बहुत सारे प्रश्न आपके जो सॉल्व होना चाहिए था वो हमने एक एक करके बता दिया, ठीक है। चलिए अन्य कार्य भी देख लेते हैं दोस्तों, और बहुत कार्य हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। आचार संहिता, आचार संहिता की घोषणा, आचार संहिता को लागू करना, लागू करना, चुनाव की तारीख डिसाइड करना, करके सरकार को देते हैं चुनाव की तारीख, मतदाता सूची तैयार करना, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी जो घोषित किया जाता है इन्हीं के द्वारा, राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी बनाना या समाप्त करना, इन्हीं का काम है, समाप्त करना। टीवी रेडियो जो आदि सूचना द्वारा प्रचार होता है दोस्तों इन्हीं का है, याद रखिएगा दोस्तों, ये जानना चाहिए आपको, यही लोग करते हैं। अगला क्या है दोस्तों, चुनावी खर्चे पर निगरानी, चुनावी खर्चों पर निगरानी, इन्हीं का काम है, ठीक है। पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुत जरूरी कार्य है ये, पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव कराना इनका काम है, याद रखिएगा। नहीं तो इस तरह के बहुत सारे काम इनके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो जितना है मैंने बता दिया है। और भी आपका हो सकता है, जैसे चुनाव चिन्ह घोषित करना, चुनाव चिन्ह घोषित करना, इन्हीं का काम है, ठीक है। तो ये बहुत सारा काम है इनके पास बटा हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलें। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो मतदान होता है उस सार्वभौम मतदान लिया गया है, सार्वभौम, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में भी है। सार्वभौम कहने का मतलब आयु के आधार पर है, और आयु के आधार पर वयस्क मताधिकार है। क्या है? वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। और कहा गया भैया पहले जो है 21 वर्ष होती थी आयु, पहले क्या होती थी? 21 वर्ष होती थी। 61वां संविधान संशोधन आया, 61वां संविधान संशोधन आता है, संशोधन, जी हाँ दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन, जी हाँ 1988 में आता है, लागू 1989 में होता है राजीव गांधी के समय में, याद रखिएगा दोस्तों। और इसी के तहत 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। कितना कर दी गई है? जी हाँ दोस्तों, जब आप मतदान करने जाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट
का क्या करते हैं दोस्तों, वो इंक लगाते हैं, स्याही जो लगाते हैं उंगली में, वह यही होता है। जी हाँ, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से भी बातें पूछ लेंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे। यहाँ से भी बातें तो पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मतदान करने की आयु। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, ये सब बातें तो हम लोग कर लिए हैं। थोड़ा सा बातें जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कर लेते हैं ना। ईवीएम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या है इसके लिए जानिए। ये वोटिंग मशीन कब आई थी, किसने डिजाइन दी थी, तो इसको भी आपको जानना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर 1980 में बी हनीफ ने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी। ठीक है, बी हनीफ ने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी। एक ईवीएम मशीन में, जी हाँ दोस्तों, जो ईवीएम मशीन होती है उसमें 64 उम्मीदवार, इस तरह जो 64 होते हैं, 64 उम्मीदवारों की संख्या दर्ज हो सकती है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक वोटिंग मशीन में 3840 मतदान डाले जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, नोट कर लीजिए बाबू, पहली बार जान रहे होंगे, पहली बार सुने होंगे ये। ठीक है, इसलिए देखे होंगे, आप लोग जानना चाहिए। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से भी दर्ज किया जाता है लगातार। चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं दोस्तों। संख्या बढ़ भी जाएगी, अब धीरे धीरे बढ़ भी रही है, ऐसा नहीं है बना दिया जाएगा, लेकिन पहली ये बात की गई है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 ईस्वी में केरल के ग्राम सभा चुनाव में, ग्राम सभा मतलब पंचायत स्तर का चुनाव था, इसको बोल दो आप, पंचायत चुनाव में, पंचायत राज चुनाव में क्या किया गया था दोस्तों, पारुल जिला में 50 बूथों का प्रयोग किया। 50 बूथों में इसका प्रयोग किया गया था। कितने? 50 बूथों का। लेकिन ईवीएम में जोरी कब से आया? 1988 से फिर तेजी पकड़ने लगे। कब से? 1988 से तेजी पकड़ने लगी, और पहली बार जो विधानसभा के चुनाव में निकल करके आता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए सॉरी, पहली बार विधानसभा के चुनाव में 1998 में
इसका प्रयोग किया गया था। 1998 में इसका प्रयोग किया गया था, इसका प्रयोग। लेकिन कहाँ प्रयोग किया गया, लेकिन कहाँ किया गया दोस्तों, कितना किया गया? तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के 5 विधानसभा सीट पे, राजस्थान के 5 विधानसभा सीट पे, और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश था, दिल्ली में 6 विधानसभा सीट पर की गई थी। ठीक है, 6 विधानसभा सीट पर की गई थी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यह 1998 की क्या है दोस्तों, कहानी थी। गोवा देश का पहला राज्य है। कौन? गोवा देश का पहला राज्य है, पहला राज्य है जो 1999 का संपूर्ण चुनाव ईवीएम से करवाया था, ईवीएम से कराया था, याद रखिएगा, कराया था। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि यह कितना शानदार पूरा पार्ट्स था। हमने हर एक पार्ट्स पर चर्चा की, हर तरह की बातें की और पूरा आपको समझाने का भी प्रयास किया। तो दोस्तों ये दौर बहुत अच्छा दौर रहा है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जानना चाहिए आपको। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग दोस्तों अगले पार्ट्स पर मिलेंगे। अपने अंतिम पार्ट्स के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं लगातार एक एक करके। तो दीजिए हमें पर यहीं पर इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।